हाँ जी दोस्तों, आज मैं आप सब लोगों के लिए मोस्ट ट्रिकी एग्जाम्पशन एंट्री लाया हूँ सर्विसेज बाय गवर्नमेंट। इसमें एग्जाम्पशन भी मिक्स रहता है, आरसीएम भी मिक्स रहता है, फॉरवर्ड चार्ज भी मिक्स रहता है, हर चीज का तड़का रहता है। ठीक है। एंट्री को चालू करने से पहले एक फंडामेंटल बात आप सब लोगों से करना चाहता हूँ। सर्विसेज बाय गवर्नमेंट का मतलब होता है सर्विसेज गवर्नमेंट दे रही है, सप्लायर गवर्नमेंट है। सर्विसेज टू गवर्नमेंट का मतलब होता है सर्विसेज गवर्नमेंट ले रही है, यहाँ पे गवर्नमेंट रिसिपिएंट है। हम जिस एंट्री की बात करने जा रहे हैं वो है सर्विसेज बाय गवर्नमेंट, मतलब गवर्नमेंट सर्विस दे रही है, गवर्नमेंट एज अ सप्लायर सर्विस दे रही है। ठीक है। एंट्री में आगे बढ़ने से पहले आप सब लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, ये नोट्स टेलीग्राम पे अपलोडेड है, आप इनका प्रिंट आउट निकाल के फिर इसकी स्टडी चालू करिए। मैंने आरसीएम, एग्जाम्पशन, फॉरवर्ड चार्ज तीनों को क्लब करके बहुत कंसाइसली ये टॉपिक पे वीडियो बनाने जा रहा हूं। ठीक है। सबसे पहली बात करूं, अच्छा थोड़ा सा ना वेट करना, पेशेंस रखना। एट लास्ट, वीडियो के लास्ट तक आपको सब समझ में आ जाएगा। हो सकता है कहीं कहीं आपको लगे कि कंफ्यूजन हो रहा है, बट मेरी उस तरह की तैयारी है कि वीडियो के लास्ट तक आप लोगों को पूरा समझा के जाऊंगा। सबसे पहले बात करें, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी या लोकल अथॉरिटी, यदि ये कोई भी सर्विस दे दे, किसको? बिजनेस एंटिटी को, कोई भी, एनी सर्विस एक्सेप्ट दीज थ्री, एक्सेप्ट दीज थ्री, इन तीन सर्विसेज का नाम है ट्रैप, टीआरएपी, ट्रैप। पहले इसकी बात कर लेते हैं। ट्रैप मतलब डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट एंड रेलवेज, एयरक्राफ्ट एंड वेसल इनसाइड और आउटसाइड द पोर्ट, मतलब बेसिकली सर्विसेज इन रिलेशन टू एयरक्राफ्ट और वेसल इनसाइड और आउटसाइड ऑफ पोर्ट, या फिर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स एंड पैसेंजर्स। ट्रैप में कौन कौन सी सर्विस आती है? टी से ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स एंड पैसेंजर्स, आर से डिपार्टमेंट ऑफ रेलवेज की सर्विसेज, ए से एयरक्राफ्ट और वेसल से रिलेटेड सर्विसेज इनसाइड और आउटसाइड द पोर्ट, और पी से डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट की सर्विसेज। यदि ये तीन सर्विसेज ट्रैप वाली, यदि ये तीन सर्विसेज दी जा रही हैं गवर्नमेंट के द्वारा, तो ये हमेशा फॉरवर्ड चार्ज में आएगा। हमेशा याद कर लो, कुछ भी हो जाए, पहाड़ टूट जाए, बाढ़ आ जाए, कुछ भी हो जाए, ये हमेशा फॉरवर्ड चार्ज पे आएगा। ठीक है। मैं कहा था, मैंने चालू किया था, यदि सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट या लोकल अथॉरिटी कोई भी सर्विसेज बिजनेस एंटिटी को दे दे, एक्सेप्ट दीज थ्री, इन तीन को, ट्रैप को बिल्कुल ही साइड रखो, इसको ट्रैप कर दो, तो आप ये देखोगे क्या बिजनेस एंटिटी का प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में, पिछले फाइनेंशियल ईयर में एग्रीगेट टर्नओवर कितना है। यदि उसका एग्रीगेट टर्नओवर उस लिमिट तक है जिस लिमिट तक उसको रजिस्ट्रेशन नहीं लेना, यदि बिजनेस एंटिटी का प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में एग्रीगेट टर्नओवर उस लिमिट तक है जिस लिमिट तक उसको रजिस्ट्रेशन नहीं लेना, तो इस केस में गवर्नमेंट जो भी सर्विसेज दे रही है बिजनेस एंटिटी को, सब एग्जाम्प्ट है। यदि गवर्नमेंट बिजनेस एंटिटी को कोई भी सर्विस दे रही है एक्सेप्ट थ्री, ट्रैप वाली, तो आप क्या देखोगे? बिजनेस एंटिटी का प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में एग्रीगेट टर्नओवर कितना है। यदि वो उस थ्रेशोल्ड लिमिट के नीचे है, जिस थ्रेशोल्ड लिमिट के कारण उस पर रजिस्ट्रेशन की लायबिलिटी नहीं आ रही है, तो वो एग्जाम्प्ट है। यदि उसका एग्रीगेट टर्नओवर प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में थ्रेशोल्ड लिमिट को क्रॉस कर रहा है, जिसके कारण की बिजनेस एंटिटी को रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा, तो फिर आरसीएम। आई होप ये पॉइंट समझ में आया। सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल अथॉरिटी कोई भी सर्विस देती है बिजनेस एंटिटी को एक्सेप्ट दीज थ्री। सर ये तीन सर्विस दी तो फॉरवर्ड चार्ज, कोई क्वेश्चन ही नहीं है, फॉरवर्ड चार्ज। सर इन तीन के अलावा कोई भी सर्विस दी तो आप देखोगे बिजनेस एंटिटी का प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में एग्रीगेट टर्नओवर कितना था। यदि वो थ्रेशोल्ड लिमिट तक था जिसके वजह से उसको रजिस्ट्रेशन की लायबिलिटी नहीं आ रही है, तो फिर एग्जाम्प्ट। सर थ्रेशोल्ड लिमिट के ऊपर था, 10 लाख, 20 लाख, 40 लाख के ऊपर था, तो फिर आरसीएम। ठीक है। आई होप आपको ये एंट्री समझ में आई। यहां मैंने एनी सर्विसेज लिखा है एक्सेप्ट थ्री। यहां मैं एक और सर्विस को हटाना चाहता हूं, रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। क्यों? रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी का केस ही अलग है। देखो, एक होते हैं इंसान, फिर आते हैं महापुरुष, उसके ऊपर आते हैं भगवान। ये रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी ना भगवान है, तो ये कौन सी एंट्री है? ये भगवान वाली एंट्री है, इसको पढ़ेंगे ही अलग। तो मैंने क्या कहा, यदि गवर्नमेंट ने कोई भी सर्विस दी है किसी बिजनेस एंटिटी को एक्सेप्ट ट्रैप वाली और रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी वाली। सर ट्रैप हुआ तो क्या होगा? फॉरवर्ड चार्ज। सर इमूवेबल प्रॉपर्टी की रेंटिंग हुई तो क्या होगा? अभी रुक जाओ, अभी चलेंगे उस पर। इसके अलावा कोई भी सर्विस दी तो आप क्या देखोगे? बिजनेस एंटिटी का प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर का एग्रीगेट टर्नओवर, टू थ्रेशोल्ड लिमिट है जिसके कारण उस पर रजिस्ट्रेशन की लायबिलिटी नहीं आ रही, एग्जाम्प्ट। थ्रेशोल्ड लिमिट के ऊपर है, आरसीएम। ठीक है। अब आ जाओ रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। अब समझते हैं भगवान को। अच्छा, भगवान को समझना बहुत आसान है, बस हर जगह ना अलग से इसके पॉइंट्स दिए गए हैं।
समझना बहुत आसान है। रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी यदि इंडियन रेलवेज कर रहा है, कौन कर रहा है? इंडियन रेलवे। मतलब हम रेलवे स्टेशन जाते हैं, हम देखते हैं जगह जगह स्टॉल्स लगे होते हैं, वो क्या है? वो रेंटिंग पे ही तो दिया है इमूवेबल प्रॉपर्टी। भाई रेलवे स्टेशन की वो पूरी लैंड किसकी है? रेलवेज की है। यदि वहां पे मैं स्टॉल खोलना चाहूं, यदि वहां पे मैं फूड स्टॉल या बुक स्टॉल खोलना चाहूं, तो मेरे को रेंट पे लेना पड़ेगा ना वो उस स्पेस को। तो यदि इंडियन रेलवे आपको इमूवेबल प्रॉपर्टी रेंट पे दे रहा है तो फॉरवर्ड चार्ज। क्या बोला मैंने? फॉरवर्ड चार्ज। यदि इंडियन रेलवे नहीं, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट या लोकल अथॉरिटी से आप रेंट पे ले रहे हो इमूवेबल प्रॉपर्टी, किससे? सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट या लोकल अथॉरिटी से। कौन ले रहा है रेंट पे? मतलब रिसिपिएंट कौन है? रजिस्टर्ड पर्सन है। टू रजिस्टर्ड पर्सन। रिसिपिएंट कौन है? रजिस्टर्ड पर्सन है, इंक्लूडिंग रजिस्टर्ड बिजनेस एंटिटी। भाई रजिस्टर्ड पर्सन में सभी आ गए, है ना? ये बच्चों को कंफ्यूजन होता है, बस इसलिए अलग से लिखा है। तो आरसीएम। यदि रिसिपिएंट रजिस्टर्ड है ना, तो कंप्लायंस तो उससे ही कराएंगे। यदि भाई मान लो घर में छोटा भाई बड़ा भाई दोनों बैठे हैं, यदि छोटा भाई खाली बैठा है तो पानी की गिलास कौन भर के लाएगा? छोटा भाई। तो यदि गवर्नमेंट किसी रजिस्टर्ड पर्सन को सर्विस दे रही है और रजिस्टर्ड पर्सन रिसिपिएंट को सर्विस दे रही है और रिसिपिएंट रजिस्टर्ड है, तो टैक्स की लायबिलिटी कौन भरेगा? आरसीएम में रिसिपिएंट। समझा? हाँ। यदि सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट या लोकल अथॉरिटी किसी अनरजिस्टर्ड पर्सन को रेंट पे दे रही है इमूवेबल प्रॉपर्टी, इस केस में आएगा फॉरवर्ड चार्ज। यदि छोटा भाई घर पे नहीं है तो प्यास तो बुझानी पड़ेगी, फिर तो बड़े भाई को उठना ही पड़ेगा पानी पीने। यदि इमूवेबल प्रॉपर्टी रेंट पे इंडियन रेलवेज दे रही है, फिर तो फॉरवर्ड चार्ज। और यदि कोई सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट या लोकल अथॉरिटी दे रही है, तो आप ये देखोगे कि जिसको दे रहे हैं वो रिसिपिएंट रजिस्टर्ड है या रजिस्टर्ड नहीं है। सर रजिस्टर्ड है, रजिस्टर्ड है, आरसीएम। रजिस्टर्ड नहीं है, रिसिपिएंट रजिस्टर्ड नहीं है, फॉरवर्ड चार्ज। ठीक है सर, ये भी समझ गए। अब मैं फिर से फर्स्ट एंट्री पे आना चाहता हूं। क्या बोला था मैंने? यदि गवर्नमेंट किसी भी बिजनेस एंटिटी को कोई भी सर्विस दे दे एक्सेप्ट ट्रैप, टी को छोड़ दो, आर को छोड़ दो, ए को छोड़ दो, पोस्ट। मतलब यदि गवर्नमेंट डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट की सर्विसेज देता है तो हमेशा फॉरवर्ड चार्ज में। पढ़ाया था मैंने? हाँ सर। तो इसमें एक छोटा सा पॉइंट नोट करना, यदि डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट किसी भी पर्सन को सर्विसेज दे रहा है, तो मैंने आपको बताया था इनकी सर्विसेज फॉरवर्ड चार्ज में होती है। बट 4 सर्विसेज इनने ऐसी निकाली जिसको इनने एग्जम्प्ट किया। अरे सर कंफ्यूजन यही तो हो जाता है। अरे नहीं भाई, बहुत आसान है। डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट ने कोई भी सर्विस दी फॉरवर्ड चार्ज एक्सेप्ट 4। सर क्यों? क्योंकि ये वो सर्विसेज है जो हर तरह का इंसान, प्रिविलेज लोग, अनप्रिविलेज लोग, सब लोग लेते हैं। तो हमें ना अननेसेसरी कॉस्ट का बर्डन नहीं डालना, इसलिए हमने एग्जाम कर दिया। क्या क्या? पोस्ट कार्ड, इनलैंड लेटर, बुक पोस्ट, ऑर्डिनरी पोस्ट जिसका वेट लेस देन 10 ग्राम से। पोस्ट कार्ड, इनलैंड लेटर, बुक पोस्ट, ऑर्डिनरी पोस्ट जिसका वेट 10 ग्राम से कम है। यदि ये 4 सर्विसेज दे रहा है डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट तो एग्जाम्प्ट है, विदाउट एनी क्वेश्चन एग्जाम्प्ट है। इसके अलावा कोई भी सर्विस होने दो फॉरवर्ड चार्ज में आएगा। आई होप इतना क्लियर है। ठीक है, तो मैंने आपको क्या बोला, मैं फिर से फर्स्ट चार्ट पर जाता हूं। ये जो फर्स्ट चार्ट है ना, यही कंफ्यूजन करता है। यदि आपको ये समझ में आ गया तो आपकी पूरी एंट्री मक्खन की तरह हो जाएगी। 3 सर्विसेज ऐसी है, कोई भी मतलब गवर्नमेंट किसी को भी दे दे फॉरवर्ड चार्ज में आती है। उन 3 सर्विसेज में मैंने एक पोस्ट वाली सर्विस पकड़ी और आपको उसके अंदर लेके गया और मैंने बताया कि हर चीज फॉरवर्ड चार्ज पे आएगी, पर ये जो 4 चीजें हैं ना, ये एग्जम्प्ट है। ठीक है सर, फिर से फर्स्ट एंट्री पे आते हैं। एक सेकेंड बस। हाँ, फिर से फर्स्ट एंट्री पे आते हैं। मैं फिर से इन 3 एंट्रीज की बात कर रहा हूं, किसकी? ट्रैप की। ट्रैप काय में आएगा? सर फॉरवर्ड चार्ज में एक्सेप्ट पोस्ट की 4 सर्विसेज। अब मैं आपको पोस्ट के बाद काय पे लाऊंगा? रेलवेज पे। रेलवेज की भी 4 सर्विसेज ऐसी है, देखो वैसे तो सारी सर्विसेज फॉरवर्ड चार्ज में। यदि मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे इंडिविजुअल को सर्विसेज दे तो वो फॉरवर्ड चार्ज में। पर 4 सर्विसेज फिर ऐसी है जो एग्जाम्प्ट। क्यों? प्लेटफॉर्म टिकट, क्या सब लोग यूज करते हैं? क्या प्लेटफॉर्म टिकट पे जीएसटी लगा के प्लेटफॉर्म टिकट के चार्जेस बढ़ा दें? वेटिंग रूम, रिटायरिंग रूम, क्लॉक रूम। क्लॉक रूम मतलब क्या होता है? जहां पे हम सामान रखते हैं। हमारी एक गाड़ी 9 बजे पहुंच रही है, एक ट्रेन, अगली ट्रेन 3 बजे, 6 घंटे हम वो शहर घूमना चाहते हैं, हम क्या करते हैं? हम क्लॉक रूम में सामान रखते हैं और निकल जाते हैं बाहर। वो क्लॉक रूम के चार्जेस क्या होते हैं? 6 घंटे के 20 रुपए। क्या उस पर जीएसटी लगा दें? उसके चार्जेस बढ़ा दें? लास्ट, बैटरी ऑपरेशनल कार सर्विस। आजकल आप लोग देखते होंगे
रेलवे स्टेशन पे ना वो गोल्फ कोर्स वाली गाड़ी घूमती है, बैटरी कार, और वो सर्विस देती है आपके ग्रैंड पेरेंट्स को, आपके पेरेंट्स को एक जगह से दूसरी जगह पे पहुंचाने में। उस पे जीएसटी लगा दें? नहीं सर, मत लगाओ। तो यदि डिपार्टमेंट ऑफ रेलवे किसी को भी सर्विस देगा तो फॉरवर्ड चार्ज, पर 4 एंट्री हमने छोड़ दी। प्लेटफॉर्म टिकट, वेटिंग और रिटायरिंग रूम, क्लॉक रूम और बैटरी ऑपरेटेड कार सर्विस। इसके अलावा बाकी सारी सर्विस पे एफसीएम। एक काम करते हैं, एक बार फिर से फर्स्ट एंट्री का रिवीजन करते हैं, मुझे टाइम की कोई फिक्र नहीं है। यदि सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल अथॉरिटी ने बिजनेस एंटिटी को कोई भी सर्विस दी एक्सेप्ट 3+1, तो हम बिजनेस एंटिटी के एग्रीगेट टर्नओवर का देखेंगे पिछले साल और पिछले साल, और एग्रीगेट टर्नओवर पे डिसाइड होगा कि आरसीएम है या एग्जाम्प्ट है। बात करूं उन 3 सर्विसेज की, तो वो हमेशा फॉरवर्ड चार्ज में आएंगी, एक्सेप्ट पोस्ट की 4, रेलवे की 4। बस हो गया, आगे नहीं आपको फिर ले जाऊंगा। बस पोस्ट की 4 है और रेलवे की 4 है। इन 8 एंट्री को छोड़ के बाकी सब फॉरवर्ड चार्ज में। और रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी की तो कहानी अलग है, बहुत ईजी है। रेलवेज ने दी तो फॉरवर्ड चार्ज, गवर्नमेंट ने रजिस्टर्ड पर्सन को दी तो रिवर्स चार्ज, पानी छोटा भाई लाएगा। गवर्नमेंट ने अनरजिस्टर्ड पर्सन को दी तो पानी बड़ा भाई लाएगा, एफसीएम। डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट की 4 चीजें याद हो गई हैं। वैसे तो बाकी सारी एफसीएम पे। 4 कौन कौन सी? पोस्ट कार्ड, इनलैंड लेटर, बुक पोस्ट, ऑर्डिनरी पोस्ट, ऐसा ऑर्डिनरी पोस्ट जिसका वजन 10 ग्राम से कम है। रेलवेज की क्या चारों याद हो गई? वैसे तो सारी फॉरवर्ड चार्ज। अच्छा आप देखो, यदि इंडियन रेलवेज इमूवेबल प्रॉपर्टी भी रेंट पे देता है तो ये भी फॉरवर्ड चार्ज। बस 4 चीजें एग्जाम्प्ट है। आई होप इतना समझ आया है। अब मैं चाहूंगा यहां पे पॉज करो और एक बार खुद से पढ़ो। चलो, यदि गवर्नमेंट गवर्नमेंट को सर्विस दे दे तो मतलब सप्लायर है गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र, रेसिपिएंट है गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली। यदि गवर्नमेंट को सर्विस दे दे तो वैसे तो एग्जाम्प्ट है, बट ट्रैप में नहीं है। मैं आपको बता रहा हूं, ट्रैप में सिर्फ पोस्ट के 4 पॉइंट छोड़ दो, रेलवे के 4 पॉइंट छोड़ दो, बाकी कोई भी किसी को भी दे दे फॉरवर्ड चार्ज। सर क्या रीजन है? रीजन ये है कि जो ट्रैप वाले बिजनेस है ना चारों, उसमें प्राइवेट सेक्टर्स भी है, और यदि उसमें प्राइवेट सेक्टर्स है ना, और हमने यदि उसको एग्जाम्प्ट कर दिया या उसकी टैक्स लायबिलिटी शिफ्ट कर दी रेसिपिएंट की तरफ, तो वो प्राइवेट सेक्टर ना गवर्नमेंट पे चढ़ जाएंगे कि आप हमें भी एग्जाम्प्ट करो या आप हमें भी कंप्लायंस से बचाओ। नहीं तो आप सेम बिजनेस कर रहे हो बट आप अपने लिए फायदा कर रहे हो, तो हम आपसे कॉम्पीट कैसे करें? उस वजह से ये ट्रैप वाली सर्विसेज गवर्नमेंट किसी को भी दे एक्सेप्ट पोस्ट की 4 और रेलवे की 4, हमेशा फॉरवर्ड चार्ज में आएगी। चलो, 6th एंट्री, द लास्ट एंट्री जिसमें थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन है, उसके बाद तो फटफट सारी एंट्रियां खत्म होंगी। 6th एंट्री क्या है? यदि गवर्नमेंट किसी भी पर्सन को कोई भी सर्विस दे दे, एनी सर्विस, यदि ट्रैप वाली है तो नहीं, ट्रैप के अलावा बाकी सर्विसेज। ट्रैप वाली को तो छूना ही नहीं है। ट्रैप के अलावा यदि गवर्नमेंट एनी पर्सन कोई भी सर्विस दे दे और उसका कंसिडरेशन अप टू 5,000 रुपीज हो तो एग्जाम्प्ट है। मतलब मैंने गवर्नमेंट से ट्रैप के अलावा कोई सर्विसेज ली जिसका कंसिडरेशन 2500 रुपए था, एग्जाम। गवर्नमेंट ने कहा यदि छोटा मोटा ट्रांजेक्शन है ना तो हमें जीएसटी नहीं चाहिए, या फिर यदि कंसिडरेशन वन टाइम नहीं है, सप्लाई वन टाइम नहीं है, कंटिन्यूअस सप्लाई है और कंसिडरेशन अप टू 5,000 इन अ फाइनेंशियल ईयर है, मतलब मैंने गवर्नमेंट से रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी करी। अच्छा, ट्रैप वाली सर्विसेज ही नहीं है, बस रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी में भी ये पॉइंट लगेगा। मतलब मैंने गवर्नमेंट से रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी करी, गवर्नमेंट ने साल भर का रेंट लिया, 2500 रुपए है, होता है गवर्नमेंट की कोई लैंड, कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी ऐसी होती है, नॉट द लैंड, कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी ऐसी होती है जो बहुत ही रीजनेबल प्राइस पे जाती है। तो यदि मैंने गवर्नमेंट से कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी रेंट पे ली और गवर्नमेंट ने मेरे को साल भर का 2500 रुपए लिया तो वो एग्जाम्प्ट है। बट ट्रैप वाली सर्विसेज में यदि 1 रुपए भी चार्ज हुआ तो फॉरवर्ड चार्ज। अब ये जो एंट्री है ना, 6th एंट्री, ये ओवरलैप कर जाती है किसको? फर्स्ट एंट्री, सेकंड, अभी तक हमने जितनी एंट्रीज पढ़ी है उन सबको, और मैं आपको एक एक जाके क्लियर कर दूंगा। ट्रैप को छोड़ देना, ट्रैप नहीं, ट्रैप को छोड़ देना। ट्रैप में 1 रुपए की भी सर्विस दी और फॉरवर्ड चार्ज लग जाएगा। अब मुझे पता है इतने पढ़ने के बाद आपके दिमाग में मच गया कंफ्यूजन, फिर से फर्स्ट से चालू करते हैं। यदि सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी, लोकल अथॉरिटी ने बिजनेस एंटिटी को कोई भी सर्विस दी एक्सेप्ट ट्रैप और रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी,
तो आप ये देखोगे कि बिजनेस एंटिटी का प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में एग्रीगेट टर्नओवर कितना था। थ्रेशोल्ड लिमिट को क्रॉस कर रहा है आरसीएम, बट 5000 के ऊपर। अप टू 5000 एग्जाम्ट है, 5000 के ऊपर आरसीएम। सर 5000 तक रहा तो एग्जाम, इस एंट्री में एग्जाम्ट नहीं होगा, नीचे वाली एंट्री में एग्जाम्ट हो जाएगा। वो एंट्री ना थोड़ी सी ओवरलैपिंग है, ठीक है। 5000 के ऊपर जैसी कंसीडरेशन जाएगा आरसीएम। सर एग्रीगेट टर्नओवर कम है, बात ही नहीं है, एग्जाम, ठीक है सर। रेंटिंग ऑफ इमोल प्रॉपर्टी पे जाते हैं। सर इंडियन रेलवेज ने इमोल प्रॉपर्टी रेंट पे दी फॉरवर्ड चार्ज, बट यदि कंसीडरेशन मोर देन 5000 है तो, यदि कंसीडरेशन अप टू 5000 है तो कोई जीएसटी नहीं, एग्जाम। सर रेंटिंग ऑफ इमोल प्रॉपर्टी यदि सेंट्रल गवर्नमेंट दे रहा है टू रजिस्टर्ड पर्सन, टू अनरजिस्टर्ड पर्सन, इसमें फिर आप 5000 वाली चीज देखोगे। ये सब ना आप लिखते जाओ। तो जहां एग्जाम है वहां तो ठीक है, जहां आरसीएम या एफसीएम लग रहा है अदर देन ट्रैप, ट्रैप की सर्विस को छोड़ के, वहां पे 5000 वाला पॉइंट आपको देखना है, ठीक है सर। डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट ने दी, तो अब देखो ये पोस्ट कार्ड वगैरह तो एग्जाम्ट है, बाकी एफसीएम है, यहां पे 5000 नहीं देखना, ये ट्रैप वाली सर्विसेज है, 1 रुपए की भी सर्विस दी और एफसीएम। सिमिलरली रेलवेज में भी आपको 5000 वाली सर्विस नहीं देखनी है, ठीक है। सिमिलरली यहां पे भी नहीं देखनी है। इतना गहराई में क्वेश्चन नहीं आएगा, इमूवेबल प्रॉपर्टी से रिलेटेड आ सकता है, ठीक है। ये हो गई आपकी फर्स्ट 6 एंट्रीज जिसमें आरसीएम एफसीएम एग्जाम्पशन सब था। अब कहानी कुछ नहीं बची, अब तो बहुत ही इजी बचा है। देखो सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट 12AA 12AB मतलब चैरिटेबल ट्रस्ट ने यदि ओल्ड एज होम सर्विस दी उन रेसिडेंट्स को जिनकी 60 और मोर है, कितनी 60 या उससे ऊपर ओल्ड एज होम की सर्विसेज दी है, उसका रेंट अप टू 25,000 है पर मंथ पर मेंबर, इस केस में एग्जाम्प्ट। बट ये 25,000 में आपका एलएमबी तीनों आना चाहिए, लॉजिंग मेंटेनेंस बोर्डिंग। एलएमबी मतलब लक्ष्मी मिष्ठान भंडार नहीं, लॉजिंग मेंटेनेंस बोर्डिंग, तो ये एग्जाम्प्ट। यहां पे आपको फंसाया जा सकता है, कैसे? सेंट्रल गवर्नमेंट ने ओल्ड एज होम सर्विस दी है, रेंट है 20,000 रुपीज, एज है 58 ईयर्स, टैक्सेबल, एज भी कंप्लाई हो रेंट भी कंप्लाई हो। सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट यूनियन टेरिटरी लोकल अथॉरिटी ने एक पर्सन को सर्विस दी है, काई की इशुएंस ऑफ पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, बर्थ सर्टिफिकेट, डेथ सर्टिफिकेट, एग्जाम, ये भी एग्जाम। अरे भाई इसमें टैक्स लगा देते ना, दिमाग खराब हो जाता लोगों का। पता चला मैं पैदा हुआ, मेरा बर्थ सर्टिफिकेट बनने गया और वहां पे जीएसटी, एग्जाम। यदि सेंट्रल गवर्नमेंट, अच्छा अब ये एंट्री को थोड़ा सा समझो ध्यान से। एक पर्सन ने सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट किया, अब वो पर्सन कॉन्ट्रैक्ट फुलफिल नहीं कर पाया, तो सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट ने एक सर्विस दे दी। क्या सर्विस दे दी? टॉलरेटिंग ऑफ नॉन परफॉर्मेंस, शेड्यूल 2 में पड़ा है। यदि हम किसी के साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट में बंधे हैं तो वो तो एक सप्लाई है ही, पर यदि वो कॉन्ट्रैक्ट फुलफिल नहीं कर पाया तो हम टॉलरेट कर रहे हैं उसका नॉन परफॉर्मेंस, ये भी सप्लाई ऑफ सर्विस होती है एज पर शेड्यूल 2। हमने क्या टॉलरेट किया? उसका नॉन परफॉर्मेंस, इसके बदले में कंसिडरेशन भी आता है, क्या? लिक्विडेटेड डैमेजेस या फाइन, इस पे जीएसटी एग्जाम्प्ट है। आगे चलो, चलो यदि गवर्नमेंट एक पर्सन को सर्विस दे रहा है, काई की रजिस्ट्रेशन अंडर एनी लॉ, जीएसटी, फैक्ट्रीज एक्ट, पीएफ, ईएसआई, कोई भी, और उस रजिस्ट्रेशन का गवर्नमेंट को चार्जेस ले रहा है तो उस पर एग्जाम्प्ट है जीएसटी। सिमिलरली यदि कोई टेस्टिंग चार्जेस हो रहे हैं, कैलिब्रेशन चार्जेस हो रहे हैं, सेफ्टी चेक चार्जेस हो रहे हैं, या सर्टिफिकेट इशू करना है गवर्नमेंट को रिलेटिंग टू सेफ्टी ऑफ वर्कर। जब आप लोग आर्टिकलशिप में आओगे ना, आप लोग देखोगे बहुत बार फैक्ट्रीज को या एंटिटीज को बहुत सारे सर्टिफिकेट लेने होते हैं लोकल अथॉरिटी से, जैसे फायर लाइसेंस, सेफ्टी ऑफ वर्कर इश्यूज, तो उनके चार्जेस होते हैं, उन चार्जेस पे जीएसटी एग्जाम्प्ट है। यदि सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी या लोकल अथॉरिटी ने एक इंडिविजुअल फार्मर को काय की सर्विस दी है? राइट टू यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्स, क्यों? ताकि वो प्लांट्स कल्टीवेट कर सके या एनिमल्स की रियरिंग कर सके, एक्सेप्ट रियरिंग ऑफ हॉर्सेस, तो ये भी एग्जाम्प्ट होता है। नॉट वेरी इंपॉर्टेंट एंट्री। यदि कोई कस्टमर ऑफिसर नहीं है, ये कस्टम ऑफिसर है, यदि कोई कस्टम ऑफिसर कार्गो की इंस्पेक्शन सर्विस दे रहा है आफ्टर ऑफिस आवर्स, मतलब वो घर चला गया था उसको फिर से बुलाया, डेप्यूटिंग कब हो रहा है उसका? आफ्टर ऑफिस आवर्स,
एज कंसिडरेशन उसको मर्चेंट ओवर टाइम चार्जेस मिल रहे हैं, इस पे जीएसटी एग्जम्प्ट होगा। ठीक है, चलो, यदि कोई रिहैबिलिटेशन सेंटर मतलब जिसको रात में 11 बजे के बाद किंगफिशर पीने की आदत हो जाए उसके लिए रिहैबिलिटेशन सेंटर होता है। यदि कोई रिहैबिलिटेशन सेंटर गवर्नमेंट ने एस्टेब्लिश किया है या किसी चैरिटेबल ट्रस्ट ने एस्टेब्लिश किया है और वो सर्विस दे रहा है, काय की सर्विस, रिहैब की थेरेपी या काउंसलिंग, किसको, संजू बाबा को, किसको, संजू बाबा को, तो संजू बाबा बदले में जो कंसिडरेशन देंगे ना उस पर भी जीएसटी एग्जम्प्ट होगा। चलो, अच्छा, अब बहुत बार पीएसयू या गवर्नमेंट अंडरटेकिंग बैंक से लोन्स लेते हैं, या तो उनको लोन दिया नहीं जाता या फिर बहुत हाई इंटरेस्ट पे दिया जाता है। तो क्यों? क्योंकि कोई गारंटी नहीं होती कि वो वापस करें। तो बहुत बार गवर्नमेंट गारंटी देती है इन बैंक्स को कि भाई तुम्हारे लोन चुका दिए जाएंगे। तो ये जो गारंटिंग ऑफ लोन्स की सर्विस है, यदि इस पे कोई कंसिडरेशन लिया जा रहा है गवर्नमेंट द्वारा उन पीएसयू से, तो इसका जीएसटी भी एग्जम्प्ट है। ये हो गई आपकी सारी सर्विसेज। देखो, कुछ सर्विसेज तो बिल्कुल ही इजी भी है, और मैं ये मानता हूं कि सर सर्विसेज बहुत है, याद करने में प्रॉब्लम जाती है, पर थोड़ा सा ना समझो, गवर्नमेंट ना बहुत तरह तरह की सर्विसेज देती है किसी भी इंसान को। बहुत सारी सर्विसेज ऐसी होती है जो सिर्फ गवर्नमेंट ही दे सकती है, बहुत सारी सर्विसेज ऐसी होती है जो प्राइवेट पार्टी भी या कोई प्राइवेट एंटिटी भी दे सकती है। अब जैसे मेरा जन्म हुआ, मेरे को बर्थ सर्टिफिकेट कौन देगा? गवर्नमेंट। कोई अंबानिया की थोड़ी ना, रिलायंस लिमिटेड थोड़ी ना मेरे को देगी कि भाई तुम्हारा जन्म हुआ, ये लो बर्थ सर्टिफिकेट। तो यदि वो बर्थ सर्टिफिकेट इशू होगी तो वो गवर्नमेंट ही करेगी। तो बहुत बार गवर्नमेंट बेसिकली दो तरह की सर्विस देती है, वो सर्विसेज जो कि गवर्नमेंट ही दे सकती है, या फिर वो सर्विसेज जो कि प्राइवेट पर्सन भी दे सकती है और गवर्नमेंट भी दे सकती है। जनरली इस टाइप की सर्विसेज में ना आप देखना, या तो आरसीएम है या फिर एफसीएम है, और जो ऐसी सर्विसेज है ना जो सिर्फ गवर्नमेंट ही दे सकती है वो जनरली एग्जाम्प्ट है। आई होप आप लोगों को समझ आया। थोड़े से हम ट्रिकीनेस की बात करें, पॉइंट 1 से पॉइंट 6 तक थोड़ा सा ट्रिकी है। आई होप कुछ टेक्निकल एरर जा रहा है, बट आई होप आप लोगों को समझ में आ चुका है। थैंक यू सो मच सर फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इन नोट्स का प्रिंट आउट निकाल के फिर आप लोग इसको पढ़ना चालू करना। मैंने पूरी कोशिश करी है कि आप लोगों को मजा आए। आधे घंटे का लेक्चर बन गया है, बट मेरी पूरी कोशिश रही है कि इंटरेस्टिंग बताऊं और थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल बेसिस पे बताऊं तो आप लोगों को अंडरस्टैंडिंग बैठे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।